नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि प्रीपोजिशंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उनका रियल मीनिंग क्या है। तो आज मैं आप सभी प्रीपोजिशंस को आपको बिल्कुल जो है डिटेल में, और जो आपकी मतलब देसी भाषा होती है, यानी कि जो आपकी रोज़ाना की भाषा होती है, उसमें आपको समझाऊंगा और डेली यूज़ के एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज के बाद आपका कभी भी प्रीपोजिशंस में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है पूरा या फिर सारा। आप कई बार बोलते हैं ना कि भाई वो पूरा दिन खेलता रहा, वो सारी रात फोन चलाता रहा, वो दिन भर कुछ ना कुछ करता रहा, मतलब पूरा या फिर सारा, पूरा समय या फिर सारा समय, इस तरह से। तो इस समय को दिखाएगा। देखिए, उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे, यानी कि जब वो भाषण दे रहा था उस पूरे टाइम के दौरान हमने क्या की, सिर्फ बातें ही बातें की। तो कैसे बोलोगे? वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच। वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच। तो इस तरह से आप थ्रू आउट का यूज कर सकते हैं पूरा या फिर सारा वाले समय में। नेक्स्ट है, वह रात भर नहीं सो सका। वह रात भर नहीं सो सका। तो बोलोगे ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब किसी के सर में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, और आप बोलते हैं यार मैं जुकाम के कारण पूरी रात भर नहीं सो पाया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, यानी कि वह पूरी रात भर नहीं सो सका, पूरे दिन भर नहीं सो सका, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग तो आपने कई जगह देखा होगा, यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आपका कोई ऑफिशियल ग्रुप है कहीं पर, तो वहां पर जब कोई मैसेज भेजता है तो नीचे रिगार्डिंग लिखकर भेजता है। तो इसका मतलब होता है के संबंध में, किसी चीज के संबंध में। देखिए, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है, यानी कि इस चीज के संबंध में कोई जानकारी है आपके पास, तो आप बोलोगे डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। क्या आपके पास इससे संबंधित या फिर इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं या फिर पूछना चाहता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब यहां पर देखिए कंसर्निंग लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आप रिगार्डिंग लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको इसका भी पता चल जाए कि इसका मतलब क्या होता है। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लाइफ, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन कंसर्निंग योर लाइफ, इस तरह से। तो समझ में आया? तो रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज के संबंध में। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, किसी चीज के पार जो दिख ना रहा हो, यानी कि जो चीज हमें दिखती नहीं है उसके पार। अब जैसे कि मान लीजिए आप अभी अपने रूम में बैठे हैं, अब आपको ये तो पता है कि भाई ये जो रूम है, इस रूम के बाहर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके पड़ोसियों के घर हैं, आपके रूम के दूसरे कमरे हैं, मतलब आपके घर के दूसरे कमरे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप अपने रूम के अंदर बैठ जाते हैं खिड़की दरवाजे लगा के, तब आपको वो दिखते नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो बाहर है। तो इसी तरह से जब कोई चीज कहीं पर होती है और आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो वहीं पर है और वो छुपी हुई है किसी चीज के द्वारा। अब जैसे रूम में बैठे हैं तो आपकी रूम की जो वॉल है, दीवारें हैं, उनके द्वारा वो चीज छुपी हुई है आपकी आंखों के द्वारा, आपकी आंखों से, इस तरह से। तो मतलब जो चीज है किसी चीज के पार लेकिन आपको दिख नहीं रही हो, वहां पर आपको बियॉन्ड का यूज करना है। देखिए, आसमान के उस पार क्या है। अब देखिए, आसमान के दूसरी तरफ कुछ ना कुछ तो है, ये तो आप भी जानते हैं भाई, दूसरे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उल्का पिंड और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको दिख तो ही नहीं रहा। तो इसलिए हम बोलेंगे व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई। व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई। तो बियॉन्ड का मतलब है कि कोई किसी चीज के पार लेकिन हमें दिख ना रहा हो। देखिए कि क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो। क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो। अब देखिए, पहाड़ियों की दूसरी तरफ की बात की जा रही है जो हमें दिख नहीं रही है। तो हम बोलेंगे हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स। हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स। तो इस तरह से, क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो। तो इस तरह से किसी चीज के पार जो दिख ना रहा हो, आपको बियॉन्ड का यूज करना है। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार। अब देखिए, जो बियॉन्ड था उसमें हमें चीज नहीं दिखती है, लेकिन जो अक्रॉस है इसमें हमें चीज दिखती है। जैसे कि रोड के दूसरी तरफ
जैसे कहते हैं ना रोड पार करवा दो, मतलब रोड के दूसरी तरफ, ऐसे बोल सकते हैं किसी चीज के पार। अब जैसे कि आप नदी के दूसरी तरफ खड़े हैं और दूसरा बंदा नदी के दूसरी तरफ खड़ा है, मतलब नदी की दूसरे पार खड़ा हुआ है, तो इस तरह से अक्रॉस मतलब किसी चीज के पार। देखिए रोड के उस पार मेरी दुकान है, यानी कि रोड की दूसरी तरफ मेरी दुकान है। भाई दो तरफ रोड में दो होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट, तो जो हमारी देहाती भाषा होती है उसमें हम बोलते हैं पार, यानी कि रोड के उस पार, रोड की दूसरी तरफ मेरी दुकान है। तो आप बोल सकते हैं देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, इस तरह से। तो मतलब रोड के दूसरी तरफ। नेक्स्ट है पहाड़ के उस पार नदी बहती है, पहाड़ के उस पार नदी बहती है, तो बोलोगे ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, यानी कि जो पहाड़ के दूसरी तरफ है वो नदी बहती है, इस तरह से। अब यहाँ पर यदि ये नदी दिख रही है तो आपको अक्रॉस का यूज कर देना है, और यदि नदी नहीं दिख रही है तो आपको बियॉन्ड का यूज कर देना है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कभी सोचने लगे कि हमें तो नदी नहीं दिख रही अब हम क्या करें, तो आप बियॉन्ड का यूज कर सकते हैं, यदि दिख रही है तो अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया अक्रॉस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज के आर पार देखना। कई बार होता है ना कि भाई किसी चीज का आर पार देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जो वॉल है उसमें एक आपने छेद कर दिया ड्रिल मशीन से, अब आप उस छेद में से दूसरी तरफ देख सकते हैं, उस दीवार के द्वारा, उस छेद के द्वारा दूसरी तरफ देख सकते हैं दीवार की दूसरी तरफ। तो मतलब किसी चीज के आर पार देखना, इस तरह से। अब कई बार आपने बचपन में किया होगा कि भाई आपके पास एक मतलब पाइप का टुकड़ा है, पाइप होता है ना जिससे आप पानी वगैरह भरते हैं, टंकी वगैरह आती है जिससे, तो जो पाइप का टुकड़ा है उसमें छोटा सा पीस होता है, उसके आर पार आप देख लेते हैं। बचपन में किया था ना ऐसे, तो मतलब किसी चीज का आर पार देखना। तो जैसे कि मैं इस पाइप में से तेरे को देख सकता हूं, यानी कि मैं इस पाइप में से आपको देख सकता हूं, तो बोलोगे आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप, आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप, यानी कि इस पाइप के द्वारा या फिर इस पाइप में से मैं आपको देख सकता हूं। जब हम किसी चीज में से किसी दूसरी चीज को देख लेते हैं, यानी कि आर पार देख लेते हैं, तब हमें इसका यूज करना है। नेक्स्ट है मैं एक गली से गुजर रहा था, मैं एक गली से गुजर रहा था, यानी कि किसी चीज में से गुजर रहा था। तो आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट, आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट। अब देखिए यहाँ पर गली जो है वो पूरी तरह से बंद तो नहीं है, लेकिन जो ये थ्रू है इसका यूज आप वहां पर कर सकते हैं जो चीज 3 जगह से बंद हो, क्योंकि और जो मतलब जिसके आर पार आप जा सको। जैसे कोई भी गली है, उस गली का एक शुरुआत होता है एक अंत होता है, यानी कि वहां से वो गली खत्म हो जाती है और कहीं से शुरू होती है, तो मतलब उस गली में से होकर जाना। अब वो देखिए 3 तरफ से बंद है, एक नीचे धरती से, साइड में दीवारें होंगी तभी तो वो गली कहलाएगी, और ऊपर से वो खुली है, आसमान है। तो मतलब जब आप किसी चीज में से आर पार चले जाते हैं, अब देखिए गली की शुरुआत भी है अंत भी है, तो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है, यानी कि पीडीएफ को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। और एक और बात, ये बुक जो है ये तो आपको पेड मिलेंगे, लेकिन जो हमारा ऐप है वो बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कीजिए। और इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर, जैसे किसी चीज के बाहर, या फिर आप बोल सकते हैं में से, यानी कि किसी चीज में से। आपने स्कूल में आप पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, अब जब आपके टेस्ट होते हैं तो वहां पर नंबर आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, अब वहां पर बोलते हैं ना 50 आउट ऑफ 100, इस तरह से जो लिखा होता है, मतलब किसी चीज में से, यानी कि ज्यादा में से कम या कम में से ज्यादा, जो भी आपको बोलना है। या फिर आउट का मतलब होता है बाहर, यानी कि के बाहर, जैसे कि वह गांव से बाहर कभी नहीं गया, यानी कि अपनी लाइफ में वह, मतलब अपनी लाइफ की बात नहीं हो रही है, उस टाइम की बात हो रही है जब वो गांव में था, वह गांव से बाहर कभी नहीं गया, तो बोलोगे ही नेवर वेंट आउट ऑफ होम, ही नेवर वेंट आउट ऑफ होम। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने होम लिखा है, इसको काटकर आप विलेज कर सकते हैं, तो देखिए मैंने कर दिया है विलेज। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, कभी आप सोचने लगो कि सर ने गलत सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिया, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो वह गांव से बाहर कभी नहीं गया, यानी कि यदि हम कभी नहीं की बात करेंगे और मतलब अपनी जिंदगी में कभी नहीं गया, तब तो हमें इसे हैज हैव से बनाना पड़ेगा, तो बोलोगे ही हैज नेवर गॉन आउट ऑफ विलेज, यानी कि वह गांव से कभी बाहर नहीं गया। लेकिन यदि वो गांव में किसी टाइम गया था और उस टाइम पर गांव से बाहर नहीं गया, यानी कि वन टाइम की यदि आपको बात करनी है, वन टाइम प्रोसेस की, तब आपको इसी लाइन को यूज करना है, ही नेवर वेंट आउट ऑफ विलेज, इस तरह से। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, उसे 50 में से 50 अंक मिले। आप जैसे टेस्ट वगैरह देते हो कॉलेज में, स्कूल में, जब भी आप पढ़े होंगे, तो आपको ऐसा होता है ना 50 में से 50 आते हैं, यानी कि ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 में से 50 अंक उसको प्राप्त हुए, इस तरह से।
तो नेक्स्ट है हमारा राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ या फिर चारों ओर, चारों तरफ या फिर चारों ओर। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो बोलोगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस तरह से लोग घर के चारों ओर जमा हो गए, लोग घर के चारों ओर जमा हो गए, तो बोलोगे पीपल गैदर्ड राउंड द होम, पीपल गैदर्ड राउंड द होम। तो लोग हैं वो घर के चारों तरफ जमा हो गए। इस तरह से आप राउंड का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में, यानी कि मोर देन 2 पर्सन्स, मतलब जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में किसी चीज की बात की जाती है तब आपको अमंग का यूज करना है। अब जैसे कि आपके पापा जी हैं, वो मतलब जब भी बाहर जाते हैं, जैसे कि वो मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि 4-5 की संख्या में है, वहां जाकर उनके बीच में खड़े हो गए। अब आपको यदि ये बताना है कि पापा जी कहां पर खड़े हैं, तो तब आपको अमंग का यूज करना पड़ेगा। देखिए वे खुद के बीच बात कर रहे थे, यानी कि वे आपस में बात कर रहे थे, वो 2 से ज्यादा लोग थे और आपस में बात कर रहे थे, तब आपको यूज करना है दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, इस तरह से। नेक्स्ट है हम आपस में अध्ययन कर रहे थे, हम आपस में अध्ययन कर रहे थे, तो बोलोगे वी वर स्टडिंग अमंग आवरसेल्व्स, वी वर स्टडिंग अमंग आवरसेल्व्स। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि हम 2 से ज्यादा लोग थे तब आपको इसको यूज करना है। यदि 2 ही लोग हैं तो आपको बिटवीन का यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, जैसे कि प्यार पैसे से ऊपर है, बोल सकते हैं लव इज अबव मनी, लव इज अबव मनी, यानी कि जो लव है, यानी कि जो प्यार है वो पैसे से ऊपर है। ज्ञान सबसे ऊपर है, ज्ञान सबसे ऊपर है, तो बोलोगे नॉलेज इज अबव ऑल, नॉलेज इज अबव ऑल। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी चीज के ऊपर है, इस तरह से। अब जैसे कि आपके छत पर, मतलब जहां आप कमरे में बैठे हैं उसके आपके सिर के ऊपर पंखा है, तो इसमें भी आप अबव का यूज कर सकते हैं। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे, ये आपको समझना है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर किसी के पीछे पड़ना, बाद में या किसी के पीछे पड़ना, किसी चीज के पीछे पड़ना, जैसे कि पुलिस चोर के पीछे पड़ जाती है या फिर किसी चीज के बाद में, तो आपको पता है आफ्टर का मतलब बाद में। लेकिन क्या आपको यह पता था किसी चीज के पीछे पड़ना भी आफ्टर कहलाता है, जैसे कि वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, यहां पर तो ये वाला बाद है जो बाद में है। तो ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, यानी कि वह अपने दोस्तों के बाद में पहुंचा। अब देखिए पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी, तो पुलिस वर आफ्टर द थीफ, द पुलिस वर आफ्टर द थीफ, तो पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है 2 जगह के बीच में, किन्हीं 2 जगहों के बीच में जब बात होती है। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने बेड पर, आप जहां पर सोते हैं पलंग पर, उसमें एक तकिया आप नीचे रखिए, एक तकिया उस दूसरे तकिया के ऊपर रखिए और बीच में अपना हाथ दे दीजिए, तो मतलब जो आपका हाथ है वो उसको बताने के लिए हमें बीनीथ का यूज करना पड़ेगा कि भाई 2 तकियों के बीच में आपका हाथ है। या फिर ऐसा होता है कि आपके घर में 2-3 मंजिल मकान बना हुआ है, अब जो बीच की मंजिल है, जो नीचे से भी बंद है और ऊपर से दूसरी तीसरी मंजिल से बंद है, तो उसको बनाने के लिए भी आपको बीनीथ का यूज करना पड़ेगा। मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था, आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री, आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री। अब देखिए यहां पर हमने बीनीथ का यूज क्यों किया, ऊपर तो था आम का पेड़ और नीचे था जो आपकी अर्थ है पृथ्वी, इसलिए हमने इसमें बीनीथ का यूज किया 2 चीजों के बीच में, नीचे पृथ्वी आ गई ऊपर आम का पेड़ आ गया। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने, या फिर आप बोल सकते हैं ठीक सामने दूसरी तरफ या फिर उल्टी तरफ, अपोजिट तरफ। अपोजिट का मतलब समझते हैं आप, मतलब उल्टी तरफ। देखिए खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है, द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस, द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस, यानी कि खेल का जो मैदान है वो ठीक तुम्हारे घर के सामने है, यानी कि तुम्हारे घर के दूसरी तरफ है, अपोजिट में है। उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है, स्कूल के सामने का मतलब है रोड की दूसरी तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है। तो बोलोगे हिज कार इज पार्कड अपोजिट टू द स्कूल, हिज कार इज पार्कड अपोजिट टू द स्कूल, यानी कि उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है। इस तरह से आप अपोजिट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से, किसी समय से या फिर किसी स्रोत से, मतलब जैसे किसी जगह से कोई आता है, जैसे मैं पलवल से निकल रहा हूं, मैं पलवल से आ रहा हूं, वह किसी समय से चल रहा है, किसी समय से कोई कार्य कर रहा है, या फिर किसी स्रोत। स्रोत का मतलब होता है सोर्स, किसी चीज का सोर्स, जैसे कि
मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा। तो मतलब हम समय की बात कर रहे हैं, किसी समय से। तो आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली। तो बोलोगे आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल। अब गूगल यहां पर सोर्स है, तो इसलिए हमने इसमें फ्रॉम का यूज कर दिया। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। देखिए ये ओ डबल एफ वाला है, एक होता है ओ सिंगल एफ वाला। तो जो डबल एफ वाला है इसका मतलब होता है से, या फिर किसी की सतह से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। अब जैसे कि मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिर जाता है नीचे, तो वहां पर वो पेड़ की सतह से जो वो पत्ता है वो नीचे गिर गया, मतलब अलग हो गया। जैसे कि मैंने लैपटॉप डेस्क से उठाया, मतलब जो लैपटॉप है और डेस्क है वो दोनों पहले आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि डेस्क के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप को उठा दिया तो मैंने डेस्क से उसको ऑफ कर दिया, यानी कि डिस्कनेक्ट कर दिया, उससे अलग कर दिया। तो आई पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क। इस तरह से मैंने लैपटॉप डेस्क से उठाया। आई पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क। अब देखिए कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने इसमें इंग्लिश के वाक्य में अलग से लगाए हुए हैं। तो ये इसलिए लगाए हुए हैं जिससे कि जो सेंटेंस है वो थोड़ा मजबूत बन सके। नेक्स्ट है वहां से प्लेट हटा दो, मतलब वहां से प्लेट को अलग कर दो उस जगह से। अब जो प्लेट है वो कहीं टेबल पर रखी होती है, किसी स्लिप पर रखी होती है, कहीं पर भी रखी होती है, तो वहां से हमें उसे अलग करना होता है। तो मतलब अलग करने के लिए हमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो बोलेंगे मूव द प्लेट ऑफ फ्रॉम देयर, यानी कि वहां से जो प्लेट है उनको हटा दो। अब ये एक प्लेट की बात हो रही है इसलिए हमने इसे लिखा, अगर ज्यादा होंगी तो हमें प्लेट को प्लूरल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर, यानी कि ठीक किसी चीज के ऊपर। जैसे कि यह गेंद सर के ऊपर से निकल गई। सर का मतलब है सिर। कैसे बोलोगे, यह गेंद सर के ऊपर से निकल गई। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड। दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड। इस तरह से हमारे सिर के ऊपर छत है, हमारे सिर के ऊपर छत है। तो बोलोगे वी हैव ए रूफ ओवर आवर हेड्स, यानी कि वी हैव ए रूफ ओवर आवर हेड्स। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सिंस। सिंस का मतलब होता है से या फिर किसी निश्चित समय से। जब हम किसी निश्चित समय की बात करते हैं तब हम सिंस का यूज करते हैं। देखिए मैं दोपहर से लिख रहा हूं, मैं दोपहर से लिख रहा हूं। तो यहां पर हमने एक निश्चित समय बता दिया दोपहर, जो कि 24 घंटे में एक बार ही आता है। तो कैसे बोलोगे, आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। तो इस तरह से। नेक्स्ट है वह रविवार से काम कर रहा है। देखिए हमने निश्चित समय बताया है, निश्चित दिन बताया है, जो कि है संडे, यानी कि रविवार। तो बोलोगे ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस संडे, यानी कि वह रविवार से इस चीज पर इस मतलब इस चीज के लिए काम कर रहा है। ये जो इट है हमने सिंस से पहले लगाया है, ये किसी वस्तु के लिए लगाया है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट, यानी कि वह इस पर काम कर रहा है। कब से, सिंस संडे, संडे से। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। तो समझ में आया। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर सामने, यानी कि किसी चीज से पहले या फिर किसी चीज के सामने। देखिए मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, यानी कि इतने में जाऊंगा इतने तो वो आ जाएगा। तो बोलोगे ही विल कम बिफोर आई लीव। ही विल कम बिफोर आई लीव। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं। नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, यानी कि आपके सामने। तो सामने के लिए भी मैंने बिफोर का यूज किया है और पहले के लिए भी बिफोर का यूज किया है। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से, यानी कि किसी वाहन से सफर करना, किसी चीज के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा। इस तरह से जैसे कि घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है, तो काम किसके द्वारा हुआ है, नौकर के द्वारा। तो बाय का मतलब है द्वारा, किसी चीज के द्वारा। तो बोलोगे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। तो मतलब घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, यानी कि किसी चीज से यात्रा की। तो कैसे बोलोगे, आई ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। अब यहां पर आप बस, बाइसिकल, साइकिल, कार, जो भी आपको लिखना है, एरोप्लेन को हटाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है से या फिर साथ। देखिए मैंने गेंद को बल्ले से मारा। तो कैसे बोलोगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हिट द बॉल विद ए बैट। मैंने गेंद को बल्ले से मारा। आई हिट द बॉल विद ए बैट। तो विद मतलब किसी चीज से या फिर साथ, हम आपके साथ रहेंगे। तो बोलोगे वी विल बी स्टे विद यू। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप या तो ऐसे बोल सकते हैं कि वी विल बी विद यू,
तो आपको जैसे अच्छा लगता है ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट का मतलब होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर मतलब लोकेशन के बारे में बात करते हैं, किसी निश्चित समय पर या फिर में या फिर पर, किसी निश्चित समय की या फिर किसी निश्चित जगह की बात करते हैं, वहां पर आप एट का यूज करते हैं। देखिए वो 5 बजे पैदा हुआ, वो 5 बजे पैदा हुआ, तो बोलोगे ही वॉज बोर्न एट 5, ही वॉज बोर्न एट 5। अब जैसे कि कोई मतलब सेपरेट जगह होती है, यानी कि एक छोटी जगह होती है, जैसे कि बस स्टैंड, आपका घर या फिर कोई शॉप, कोई मार्केट, तो वहां पर भी आप यूज करते हैं ना, आई एम एट माई होम, मतलब मैं अपने घर पर हूं, तो आपने एट का यूज किया, मतलब किसी छोटी जगह के लिए। आई एम एट बस स्टैंड, बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूं, मैं बस स्टैंड पर हूं, मैं मार्केट में हूं, मैं किसी शॉप पर हूं। तो मतलब जो छोटी छोटी जगहें होती हैं जिससे और छोटा उसे ना किया जा सके, वहां पर भी हम जगह को बताने के लिए एट का यूज करते हैं। मैं हवाई अड्डे पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं हवाई अड्डे पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट, मतलब किसी जगह पर। समझ में आ गया? अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।